नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक अलग तरीके के टेररिज्म के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा टेररिज्म जिसमें ना तो बम फोड़ने की जरूरत पड़ती है और ना ही गोलियां चलाने की जरूरत पड़ती है, पर इसका रिजल्ट वैसा ही होता है। सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं और कॉस्ट और रिस्क दोनों बहुत कम होते हैं उस टेररिस्ट के लिए जो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। मैं बात कर रहा हूं जीपीएस स्पूफिंग की, मैं बात कर रहा हूं साइबर टेररिज्म की, उसमें भी जीपीएस स्पूफिंग की, जो भारत के पायलट पिछले 10 दिनों से फेस कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी 1000 फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं, डाइवर्ट की जा चुकी हैं। तो ये टेररिज्म है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में मैं ये सारी बातें कवर करने वाला हूं। एक चीज और, आपको ये लग सकता है कि अभी तक आपने ये न्यूज अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो मीडिया में क्यों नहीं सुनी, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर यह खबर उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं चली। देखिए, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम करने का तरीका अलग है, वो सेंसेशन पर काम करता है, वो व्यूअरशिप पर काम करता है। अगर इस घटना में लोगों की मौत हो गई होती तो वो 24 घंटे इस न्यूज को चलाता, पर हमारे पायलटों ने अपनी सूझबूझ से, अपने अनुभव से इस घटना को बचा लिया, इस दुर्घटना को बचा लिया, यानी कि आतंकी इसे अंजाम नहीं दे पाए। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर कवर नहीं की गई और मैं हमारे पायलटों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से लोगों को बचा लिया। अब एक बात यह है कि मैं इस चीज को टेररिज्म बोल क्यों रहा हूं। देखिए, टेररिज्म का मतलब क्या है? लोगों में आतंक बैठाना, लोगों में डर बैठाना। उसके लिए रैंडमली जिन लोगों को हम जानते भी नहीं, वो जो टेररिस्ट है वो उन लोगों को जानता भी नहीं, केवल आतंक बैठाने के लिए, दहशत बैठाने के लिए रैंडमली उन लोगों को मार देना, यह होता है टेररिज्म। तो इस घटना में भी ऐसा ही होता। जो प्लेन में बैठे हुए सैकड़ों लोग हैं उनकी जान चली जाती, जो टेररिस्ट है वो उन्हें जानता भी नहीं, केवल भारत में आतंक स्थापित करने के लिए, लोगों में दहशत बैठाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया जाता। इसलिए यह एक आतंकवाद की घटना होती। अब हम बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। ये जो जीपीएस स्पूफिंग है ये है क्या, इससे किस तरीके से लोगों की जान जाती और हमारे पायलटों ने इससे बचने के लिए क्या किया। देखिए, जब हम कहीं जाते हैं अपने व्हीकल से, जैसे मैं कार से चंडीगढ़ जा रहा हूं, तो मुझे हमेशा मेरी लोकेशन का पता होना चाहिए कि मैं अभी कहां पर हूं, मेरी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, मेरी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो मुझे हमेशा अपनी लोकेशन का पता होना चाहिए, तभी तो मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाऊंगा। पर जब विमान होता है, जो पायलट होता है, उसे इस डायरेक्शन का, अपनी पोजीशन का पता नहीं चलता, क्योंकि आकाश में कोई साइनेज तो लगे हुए नहीं है। उसे कैसे पता चलेगा? वो तो पूरा एक जैसा दिखता है आकाश, तो उसे पता कैसे चलेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि वो किस हाइट पर उड़ रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अभी उसकी पोजीशन है क्या, वो दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है, वो है कहां? तभी तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो इन सब चीजों के लिए कि वो कहां पर है, उसकी क्या लोकेशन है, क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है, वो जिस सिस्टम का उपयोग करता है उसे कहा जाता है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ सैटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं। वो जो सैटेलाइट्स हैं वो सिग्नल्स भेजती हैं, वो रेडिएशंस भेजती हैं, और जो व्हीकल है, जो प्लेन है, उसमें सिग्नल रिसीवर लगे हुए हैं। तो वो जो रिसीवर हैं इन सिग्नल्स को कैच करते हैं, कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के आधार पर उस पायलट को स्क्रीन में दिख रहा होता है कि वो कहां पर है, वो कितनी ऊंचाई पर है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से उसे पता चलता है अपनी लोकेशन का। ये जो सैटेलाइट्स हैं, हर देश, हर बड़ा देश अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम रखता है। जैसे अमेरिका का सिस्टम है जीपीएस, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूरोप का है गैलीलियो, रूस का अपना सिस्टम है। इसी तरीके से भारत का भी सिस्टम है नाविक। इनमें से जो जीपीएस सिस्टम है, जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है, भारत इसका उपयोग बहुत करता है। अब ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें अगर गड़बड़ी कर दी जाए तो हार्मफुल घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वो कैसे दिया जा सकता है? एक हार्मफुल घटना को दो तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। देखिए, जो हम बात कर रहे थे वो थी सारी सिग्नल्स की। जो सैटेलाइट्स हैं वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं और हमारा जो व्हीकल है उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। एक बात तो यह है कि वो जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक करने से क्या मतलब है? जिस फ्रीक्वेंसी पर वो सिग्नल्स आ रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी के उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजे जाएं रैंडमली।
जिससे कि वो जो सिग्नल्स हैं जो वहां से आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएं, वो सप्रेस हो जाएं। अब क्योंकि जो नए सिग्नल्स हैं जो हमने किसी स्मार्ट डिवाइस से, हमने क्या मतलब टेररिस्ट ने एक स्मार्ट डिवाइस से जो भेजे हैं वो सिग्नल्स वो रैंडम हैं, और उनकी वजह से जो एक्चुअल सिग्नल्स हैं वो सप्रेस हो गए, वो ब्लॉक हो गए। तो जो हमारा विमान है उसे वो सिग्नल्स मिल ना पाए, वो जाम हो जाए, वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाए, इसे कहा जाता है सिग्नल्स जैमिंग। अब देखिए, क्योंकि हम जीपीएस का यूज कर रहे थे इसलिए इसे कहा जाएगा जीपीएस जैमिंग, यानी कि सिग्नल्स रिसीव ना हो पाए। तो अब इस केस में पायलट क्या करेगा, अगर उसे सिग्नल्स रिसीव नहीं होंगे तो उसे अपनी पोजीशन नहीं पता चलेगी, उसे अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन पता नहीं चलेगी, और उस केस में दुर्घटना हो सकती है। पर अगर सिग्नल्स रिसीव ना हो, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल चला रहे हैं और हमें पता चले कि वाईफाई नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेट पोजीशन पे चले जाएंगे। हम जो कोई अल्टरनेट उसका तरीका है अपनी डायरेक्शन पता करने का, अपनी स्पीड पता करने का, अपनी लोकेशन पता करने का, हम उस पर चला जाएंगे, यानी कि पायलट उस पर चला जाएगा। तो अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रही तो वो दूसरे ऑप्शन पे चला जाएगा। लेकिन अगर सिग्नल्स जो हैं उनको ब्लॉक करने की बजाय उनको चेंज कर दिया जाए तो वो सिचुएशन ज्यादा खतरनाक होगी। देखिए, यहां से जो सिग्नल्स आ रहे हैं सैटेलाइट से, हमने एक स्मार्ट डिवाइस लगाया, टेररिस्ट ने एक स्मार्ट डिवाइस लगाया, और यहां से सिग्नल्स उसी फ्रीक्वेंसी पे, जो सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वहां से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रांग सिग्नल्स भेजे, और जो हमारा विमान है वो उन सिग्नल्स को असली समझ लेगा। क्यों समझ लेगा? क्योंकि ये स्ट्रांग है, सैटेलाइट्स के सिस्टम कंपैरेटिवली वीक है, तो ये इन सिग्नल्स को असली समझ लेगा और इससे डायरेक्शन लेने लगेगा। ये जो नकली सिग्नल्स हैं ये उसे गलत पोजीशन बताएंगे, गलत डायरेक्शन बताएंगे, जिससे कि दुर्घटना घट सकती है। ये सिग्नल्स और ज्यादा खतरनाक कब होते हैं? जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तब ये सिग्नल्स और खतरनाक हो जाते हैं और सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो सकती है। तो इसको ही, जो जीपीएस से सिग्नल्स आ रहे हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो अमेरिकन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, उन सिग्नल्स को धोखा देके फेक सिग्नल्स को रिसीव करवाना, इसे बोला जाता है जीपीएस स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब धोखा देना, यानी कि जो एक्चुअल सिग्नल्स हैं उनकी बजाय फेक सिग्नल्स भेजकर गलत डायरेक्शन बताना, गलत लोकेशन बताना, इसे कहा जाता है जीपीएस स्पूफिंग। देखिए, जो एक हमने बात की थी जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वो एक जेनिक टर्म है, उसमें सारे जो नेविगेशन सिस्टम है वो आते हैं। और जीपीएस स्पूफिंग से मतलब है, हम अब केवल जीपीएस की बात कर रहे हैं क्योंकि जीपीएस का उपयोग भारत करता है, तो यहां पर जो जीएनएसएस में एक स्पेसिफिक सिस्टम है जीपीएस, जो अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर स्पेसिफिक घटना में जो भारत फेस कर रहा है पिछले 10-12 दिन से। तो जो एक्चुअल सिग्नल्स हैं उनकी बजाय नकली सिग्नल्स भेजे जा रहे थे, जिससे कि पायलट उनको असली समझ के गलत दिशा में चला जाए, गलत तरीके से लैंडिंग कर जाए और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। अब हम बात करते हैं कि पायलट ने उन घटनाओं से बचने के लिए क्या किया। देखिए, अभी जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है, उसकी अल्टरनेट ऑप्शंस हैं और हमारे पायलटों ने उसका उपयोग किया। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाएं शुरू में हो रही थी, जो पहले वाली घटनाएं पायलटों ने फेस की, वहां ज्यादा अनुभव की जरूरत थी, वहां ज्यादा सूझबूझ की जरूरत थी, क्योंकि उस तरीके की घटनाओं के बारे में अवेयर नहीं थी टीम कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। अब तो वो सिस्टम की जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन हो गई टीम को, तो वो ज्यादा सतर्क हो चुके हैं, लेकिन शुरू में बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती थी जिससे हमारे पायलटों ने हमें बचाया। देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस होती हैं पायलटों के पास अगर सैटेलाइट सिस्टम ना हो। तो एक सिस्टम होता है आईएलएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी कि जब प्लेन लैंड करता है तो वो सही तरीके से लैंड करे, इसके लिए जो सिस्टम यूज होता है वो है आईएलएस। इसमें क्या होता है, दो तरीके के एंटीना यूज होते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन उसे बताता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसे बताता है। जो वर्टिकल एंटीना होता है जो एयरपोर्ट पे लगा होता है, वो क्या करेगा, जब प्लेन उतरेगा तो वो ऐसा नहीं है कि खटाक से ऐसे उतर जाएगा, वो धीरे धीरे स्लोप स्लोप स्लोप, जैसे फ्लाईओवर होता है तो वो स्लोप में बना होता है, ऐसे ही प्लेन भी स्लोप में उतरता है, धीरे धीरे करके 3-3 डिग्री का एंगल करके वो उतरता है। तो वो एंगल सही है या नहीं, वो किस तरीके से उतर रहा है और उसे कैसे उतरना चाहिए, वो उसकी स्क्रीन पर दिखता रहता है इस एंटीना के थ्रू। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात यह है कि ये जो प्लेन है ये रनवे पर बिल्कुल बीच में उतरे, इसके लिए हॉरिजॉन्टल एंटीना लगा होता है।
वो उसकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देता रहता है कि आप रनवे पे बिल्कुल बीच में है या नहीं। वो बिल्कुल बीच में उतरता है। अगर वो लेफ्ट जाएगा तो उसे वो इन्फॉर्म करेगा कि आप इतने लेफ्ट में है, राइट में है तो वो आपको बताएगा कि आप इतने राइट में। तो वो बिल्कुल बीच में उतरे, उसके लिए ILS सिस्टम काम करता है। एक और सिस्टम काम करता है, उसे बोलते हैं VOR, ओमनी डायरेक्शनल रेंज। VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज। ये कैसे काम करता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, उसकी सारी डायरेक्शंस वो बताता रहता है। ये एयरपोर्ट पर लगा रहता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसको जब वो लैंड करेगा तो उसको बताएगा कि आप किस एंगल पर हैं। इस सिस्टम से वो किस डायरेक्शन में है, किस एंगल पर है, और इसकी वजह से पायलट को पता चलेगा कि हां मैं अब इस डायरेक्शन में हूं और मुझे अब यहां पर जाना है, यहां पर उतरना है। तो दूसरा सिस्टम हो गया ये VOR। ये वाला जो सिस्टम है वो एयरपोर्ट के पास भी लगा होता है और जो एयर रूट होता है उनके बीच में भी लगा होता है, जो प्लेन को डायरेक्शन बताता रहता है। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में अगर वो सिस्टम लगा हुआ है और एयरपोर्ट पे लगा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन को पकड़कर प्लेन अपने रास्ते को फॉलो करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाता है। और तीसरी एक चीज होती है DME, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, यानी कि डिस्टेंस मीटर, कि वो किसी स्थान से कितना दूर है, अगर उसे लैंड करना है तो वो वहां से कितना दूर है। ये जो हमने दो सिस्टम्स की बात की थी, ILS की और VOR की, उसी के साथ या तो ILS के साथ या VOR के साथ ये DME लगा होता है। अब क्या होता है, जैसे कि ये यहां पर ये लगा हुआ है DME, है ना। अब यहां से ये सिग्नल्स भेजता है, वेव्स भेजता है। अब उसकी स्पीड हमें पता है, उसकी स्पीड हमें पता है, उसका एंगल हमें पता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने पता हो वो स्लांट डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट होकर उसकी दिखाई देती है स्क्रीन पर। तो इस तरीके से ये जो तीन सिस्टम है, ILS है, VOR है और DME है, इसकी हेल्प से पायलट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, लैंडिंग सेफली करते हैं, टेक ऑफ सेफली करते हैं। तो इन चीजों का उपयोग अभी हमारे पायलट्स कर रहे हैं। इस पर एक गहन जांच बैठी हुई है कि वो जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो GPS स्पूफिंग हो रही थी, उस पर गहन जांच हो रही है। भारत सरकार उस पर काम कर रही है और पायलटों को एक डायरेक्शन ये दी गई है कि जब भी वो ऐसा महसूस करें तो विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट करें, जिससे कि तुरंत एक्शन लिया जा सके, तुरंत पता किया जा सके कि वो GPS स्पूफिंग कौन कर रहा है, कहां से वो चीज हो रही है। तो जो हमारे पायलट्स हैं वो फिलहाल इन चीजों का हेल्प लेके, जो हमारा सिस्टम है उसकी हेल्प लेके काम कर रहे हैं। अभी एक बात ये हुई थी, जो हमारा ILS सिस्टम था उसको अपग्रेड किया जा रहा था, इसलिए जो पायलट्स हैं वो GPS पर ज्यादा डिपेंड थे और शायद इसी वजह से ये स्पूफिंग का काम किया गया हो, क्योंकि अभी हमारा ILS प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसे अपग्रेड किया जा रहा था। लेकिन जो पूरा स्टाफ है उसने बहुत सूझबूझ से, बहुत अपने अनुभव से इन घटनाओं से भारत को बचा लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।